हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 साइंस सब्जेक्ट। सेक्शन ए में जो है 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और सेक्शन बी में है 6 क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। और सेक्शन सी में जो है 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और सेक्शन डी दे रखा है, जिसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। और सेक्शन ई में जो है 3 क्वेश्चन होंगे केस बेस स्टडी के और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो आइए एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए दे रखा है, तो उसका ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में ये बता रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो इमेज दे रखी है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें जो है सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, और दूसरी टेस्ट ट्यूब ये दे रखी है जिसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो दोनों को जो है, दोनों की रिएक्शन करके क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और दूसरा क्या है बेरियम क्लोराइड, और ये बेरियम क्लोराइड दोनों मिक्सअप हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो है क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा, एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें बैलेंस नहीं करना कुछ, हमें केवल अल्टरनेट दे रखा, उनमें से एक अल्टरनेट सही आंसर होगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्योंकि सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट होगा यहाँ पे। तो बेरियम सल्फेट क्या होगा हमें बताना, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। तो यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट में होगा वो क्या होगा, बेरियम सल्फेट, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी जिंक मेटल को हमने कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप करा, तो इसका कलर देखना हमें क्या होगा। तो ZnSO4 बनेगा, तो जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है, ये कॉपर फ्री हो जाएगा जिंक सल्फेट से, मतलब हमें। तो जिंक सल्फेट का कलर क्या होता, कलरलेस होता है, ये वाइट होता तो हम लिख लेते, तो कलरलेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये तो बेस है वैसे भी, तो ये कोरोसिव होता है। सोडियम क्लोराइड थोड़ा बहुत कोरोसिव होता है, जो यहाँ पर सबसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये बेस है, ये साल्ट नहीं है, बेसिक साल्ट की बात हो रही है। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर क्या है, ये एक नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए मेटल X। यानी कोई टेस्ट ट्यूब है जिसमें एक मेटल पहले से ही है, ये मेटल है। ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। और टेस्ट ट्यूब में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब हमें ये देखना है कि ये मेटल क्या होगा, जबकि क्या गैस निकलती है, ये बता रहा कि गैस निकलती कोई, जो मैचस्टिक उसमें क्या होती है, बर्न होती है। तो कौन सी गैस में होती है, इसमें फ्री होगी, एक तो सल्फेट बनेगा मेटल का, जो भी मेटल होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल, अब हमें देखना है कि कौन सा मेटल्स है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये हो जाएगा सोडियम। अगर आप कॉपर को गैस कर रहे हैं तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। सोडियम बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम के जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम ये शो कर लेते हैं। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। अब इसको सेटिस्फाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम से क्या लेगा, ये दो सोडियम एटमों से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमें चाहिए 2 सोडियम
एटम, और तब जाके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा सोडियम, और यहाँ पर अब ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, पूरे 8 हो गए। तो हमारा होगा ये रिप्रेजेंट करेगा सोडियम ऑक्साइड को, तो कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड। तो आपको ये याद होना चाहिए, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर मेटल होना चाहिए। अब मेटल का स्ट्रक्चर वाला कौन सा है, यहाँ पर तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये क्या है, नॉन मेटालिक। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी क्या होगा, नॉन मेटालिक। ये इसका 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता, दे भी सकता है, तब भी इसको हम नॉन मेटालिक में आएगा। तो यहाँ पर मेटालिक केवल मेटल एक ही है, ये मेटालिक स्ट्रक्चर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का डी। तो क्योंकि मेटल ही क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर मेटालिक स्ट्रक्चर केवल ये 11 वाला है, और ये आपको याद होगा ये सोडियम का है। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिमेंट M हैज़ 50% इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड सेल एज इन सेकेंड सेल। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब ये सेकेंड सेल में बता रहा है, थर्ड सेल में बता रहा है। तो ये बता रहा है कि थर्ड सेल में, जो सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, और ये बता रहा है कि थर्ड सेल में क्या है, 50% इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी सेकेंड सेल में हैं। तो 8 का 50% कितना हुआ, 4। तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल मिला के एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 8 + 2 + 4, यानी कितना हो गया, 14। तो 14 विल बी द आंसर। Question number 8. Generally, food is broken and absorbed within the body of organism. In which of the following organism is it done outside the body? तो अमीबा में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज, यानी डाइजेशन प्रोसेस अमीबा के अंदर होती है। मशरूम में क्या होती है, मशरूम में बाहर होगी, क्योंकि डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनको क्या बोलते हैं, इसके लिए इनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। तो जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड होते हैं मशरूम, तो इनके आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी ये क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होता है, तो बॉडी के बाहर होता है। तो इसका आंसर होगा बी। बाकी अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सारे जो हैं क्या है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए, अमीबा और पैरामीशियम। और लाइस तो बड़ा एनिमल्स है इनके कंपैरिजन में, अमीबा और मल्टी सेलुलर में आ गया। तो यहाँ पर आंसर मशरूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो इसका आंसर ये टंग है। तो आपको बता दें कि रिसेप्टर्स होता क्या है, रिसेप्टर्स जो हैं हमारी बॉडी में जो सेल्स के जो मैसेजेज हैं वो रिसेप्टर के थ्रू कहाँ होते हैं, रिसेप्टर से पास ऑन होते हैं किसको, न्यूरॉन्स को, और फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो रिसेप्टर्स का मतलब मैसेज को रिसीव करने वाले। तो जितनी भी टाइप की सेल्स हैं, जिस प्रकार का भी मैसेज होगा वो रिसेप्टर में आता है, और रिसेप्टर के थ्रू ये न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होते हैं मैसेजेस। तो रिसेप्टर उनको बोलते हैं, यानी रिसीव करने वाले, मैसेज रिसीव करने वाले, तो उनको रिसेप्टर कहा जाता है। तो टंग में किस टाइप का रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। Our question number 10, a farmer wants to grow banana plant genetically similar enough to the plants already available in his field. Which one of the following methods would you suggest for this purpose? अब सपोज करो कि बनाना ट्रीज किसी खेत में लगे हुए हैं, अब उसी के जैसे प्लांट्स हमें ग्रो करने हैं। तो ये जो पद्धति है ये अपनाते हैं,
अच्छी ब्रीड पैदा करने के लिए, यानी अच्छी ब्रीड का बनाना ट्री है जैसे, तो चाहेंगे कि उसी टाइप के बनाना ट्रीज और डेवलप हो, तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि इसमें क्या होगा, वेरिएशन कम होगा क्योंकि इसमें केवल एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है बनाना प्लांट्स का, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो इसलिए जो है वेरिएशन कम होगा और सिमिलरिटी क्या होगी, पेरेंट से ज़्यादा होगी, तो उसी टाइप के प्लांट्स और ज़्यादा डेवलप किए जा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। अब क्वेश्चन नंबर 11, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, तो ये इसका आंसर होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय ए जीन। तो जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं एंजाइम से और उनको कोड दिया जाता है किससे, जीन से, तब जाके हाइट बढ़ती है प्लांट्स की। अब क्वेश्चन नंबर 12, ए स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज सीजन, दिस हैपन्स ड्यू टू, तो ये होना चाहिए लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या है कि जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स आते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, यानी हमारा जो फूड होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के लैकिंग की वजह से क्या होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड न बन के लैक्टिक एसिड बनता है। अमूमन रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है, और इसमें क्या होता है, केवल लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी निकलती है, मतलब एनर्जी बनती है और लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड होने की वजह से मसल्स में क्या होता है, पेन होने लगता है, तो इसी को बोलते हैं मस्कुलर क्रैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फाउंड। पहली बात है कि इमेज कैसी बनेगी, ये मिरर है कॉन्वेक्स, तो इसमें क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर तो बनती है इमेज, तो क्या होना चाहिए, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इमेज उस हिसाब से बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज उस हिसाब से बनती है, तो ये आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन लाइट इंटर्स द एटमोस्फियर इट स्ट्राइक्स एन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दिस इज ड्यू टू, तो यहाँ पर जैसे कोई पार्टिकल्स है एटमोस्फियर में, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं जैसे, और लाइट इंटर करती है, तो लाइट इंटर करेगी तो इसमें पहले तो ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद इस लाइट को क्या करेगा, चारों तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस फेनोमेना का नाम है एक्चुअली में क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Our question number 15, in 1987 an agreement was formulated by the United Nations Environment Program to freeze the production of X to prevent depletion of Y। तो X एंड Y बताने हमें कि क्या होंगे, तो यहाँ पर फ्रीज मतलब बैन कर देना प्रोडक्शन ऑफ X, तो प्रोडक्शन ऑफ X बैन किया गया था किसमें, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्या प्रिवेंट करने के लिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, तो यहाँ पर हमारा आंसर है डिप्लीशन ऑफ वाई, तो वाई हमारा क्या है, ओजोन है, और ये क्या है हमारा CFC X है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। पहला वाला क्या है, X यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये बैन हुआ किसको रोकने के लिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन को रोकने के लिए। Our question number 16, which of the following features related to biodegradable substances, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये अल्टीमेटली जितने भी बायोलॉजिकल मटेरियल है वो एक्चुअली में किस में हो, सॉइल में मिला देते हैं, कौन करता है काम, माइक्रोब्स, तो ये इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो हमारा आंसर होगा ये ए, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो माइक्रोब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20,
और यहाँ पर दिया जाएगा आपको दो, एक एजर्सन होगा और दूसरा होगा स्टेटमेंट। तो एजर्सन जहाँ पे सही होगा, अगर ए सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशनों पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगर ए एंड आर दोनों ट्रू हैं और लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो हमारा आंसर होगा बी। और अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी आंसर होगा। ए फॉल्स है आर ट्रू है तो आंसर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। पहली बात है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एंडोथर्मिक नहीं होती, एक्जोथर्मिक होती है। तो स्टेटमेंट जो एजर्सन है वो क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। उसके बाद आपको देखना ही नहीं है, जब ये फॉल्स है तो एक ट्रू होगा क्योंकि ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ए फॉल्स है तो इसका आंसर होगा हमारा डी, जिसमें ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा। आर ट्रू क्यों है, क्योंकि क्या लिखा है इसमें, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। तो ये बात तो सही है कि रिएक्शन स्लो होती है, हीट तो निकलती है। अब आप सोचेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में तो आयरन हीट ही नहीं हो रहा, जंग लगा हुआ किसी दरवाजे में, तो क्या उसमें हीट पैदा होती है? हाथ टच करके देखोगे आप डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि वो हीट कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है तुरंत, इसलिए दरवाज़ा जो है इसलिए हीट हमें फील नहीं होता। तो उसका कारण ये है। तो यहाँ पर रीजन आर ट्रू है, तो ये आंसर हो गया डी। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एजर्सन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल मोड। तो बोलने का मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सर्वाइवल ज़्यादा होता है, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनका सर्वाइवल थोड़ा टफ होता है। उसका कारण क्या है कि इसमें वेरिएशन होता है। सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन होते हैं, क्योंकि दो इंडिविजुअल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो दो मिक्सअप हो गए तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, ज़्यादा चेंजिंग आता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर एजर्सन ए क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं रीजन आर, वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि वेरिएशन चाहिए होते हैं, बेटर सर्वाइवल के लिए वेरिएशन जरूरी है ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो ये करेक्ट हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, तो हमारा आंसर होगा ए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एजर्सन है ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। तो मान लिया करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, अब कंपास नीडल इसके नज़दीक में ले जाएंगे और अगर करंट की अमाउंट बढ़ गई तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या बता रहा है कि कंपास नीडल डिक्रीजेज, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेज। तो डिक्रीजेज नहीं होगा, डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हमने करंट बढ़ा दिया तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसके अराउंड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये फॉल्स है। तो ए इज फॉल्स, एजर्सन फॉल्स हो गया, तो आर क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, एजर्सन फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। अब क्वेश्चन नंबर 20। एजर्सन में बता रहा है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जितने होते हैं रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, कंपोस्ट, जिसको हम मैन्योर्स होता है और जिसको सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। कंपोस्ट यानी जो वेजिटेबल्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बनता है कंपोस्ट। तो कौन कन्वर्ट करता है उसको, माइक्रोब्स करते हैं कन्वर्ट, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करके, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, जो भी लिविंग थिंग में पाए जाते हैं, जितने न्यूट्रिशन होंगे। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस
बहुत सारे, जैसे वेजिटेबल्स हो गया और प्लांट्स का कोई भी पार्ट हो गया, एनिमल्स, रिमाइंडर्स वगैरह सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। तो ये बात तो सही है। अब रीजन में बता रहा है इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो बात कर रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होना चाहिए था। तो इसलिए जो है ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी।